हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल व्हाइट पेज एग्जाम पर। तो दोस्तों मैं हूं साजिद और दोस्तों आज फिर मैं हाजिर हूं आपके सामने एक और नई क्लास के साथ। दोस्तों आज की क्लास पे यानी हम नागरिक शास्त्र का जो 2023 में पेपर हुआ है दोस्तों, जो क्लास 12 दोस्तों जो कक्षा 12 का जो नागरिक शास्त्र का तो दोस्तों जो 2023 में पेपर हुआ है दोस्तों, उस पेपर का आज हम सोल्यूशन करेंगे। तो दोस्तों आज मैं आपको इसका कंप्लीट सोल्यूशन दिखाऊंगा। तो दोस्तों यानी जो इसका कोड है वो 323 AQ इसका कोड होने वाला है, 323 AQ इसका कोड होने वाला है। तो दोस्तों शुरू करते हैं आज की अपनी वीडियो। तो दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले जो चैनल पर हो चैनल कर दो सब्सक्राइब और इस वीडियो कर दो अपने दोस्तों तक शेयर। और दोस्तों हाँ, एक प्यार सा कमेंट बॉक्स में जरूर टाइप कर देना कि ये वीडियो आपको कैसी लग रही है, समझ में आ रही है या नहीं आ रही है। तो दोस्तों आप एक जो कमेंट है कमेंट बॉक्स में जरूर टाइप कर देना जो भी आपको एक समझ में आ रही है। दोस्तों यानी पूर्णांक 100 होंगे दोस्तों, समय 3 घंटे 15 मिनट होगा दोस्तों। यानी प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थी को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित है दोस्तों। सभी प्रश्न अनिवार्य है। प्रश्न संख्या 1 से लेकर 10 तक बहुविकल्पी है। प्रश्न संख्या 11-20 तक अति लघु उत्तरीय प्रश्न है जिनका उत्तर प्रत्येक 10 शब्दों में एक वाक्य में देना है। प्रश्न संख्या 21 से 26 तक लघु उत्तरीय प्रश्न प्रकार के हैं, लघु उत्तरीय प्रश्न प्रकार के हैं, उनका उत्तर प्रत्येक लगभग 50 शब्दों में देना है। दोस्तों ये हमें दे रखा है कि जो हमारा प्रश्न संख्या 1 से 10 तक है में बहुविकल्पी 10 क्वेश्चन हमारे कैसे बहुविकल्पी हैं दोस्तों। दूसरा है कि प्रश्न संख्या 11 से 20 तक अति लघु उत्तरीय प्रश्न है जिनका उत्तर प्रत्येक 10 शब्दों में एक वाक्य में देना है। प्रश्न संख्या 21 से 26 तक लघु उत्तरीय फर्स्ट प्रकार के हैं जिनका उत्तर प्रत्येक लगभग 50 शब्दों में देना है। प्रश्न संख्या 27 और 30 तक लघु उत्तरीय सेकंड प्रकार के प्रश्न है जिनका उत्तर प्रत्येक में लगभग 100 से 125 शब्दों में देने हैं। प्रश्न संख्या 31 से एवं 32 दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है जिनका उत्तर प्रत्येक में लगभग 250 शब्दों में देना होगा। 250 शब्दों में 31 और 32 दीर्घ है जिनका उत्तर में 250 शब्दों में देना होगा। सभी प्रश्न के अंक निर्धारित उनके सम्मुख अंकित है। यानी दोस्तों जितने भी नंबर का पेपर होगा उसके यानी जितने नंबर के भी क्वेश्चन हैं वो उसके सामने लिख दिए गए हैं। तो दोस्तों यानी अब चलते हैं क्वेश्चन के लिए अगले पेज पर। तो दोस्तों देखिए बहुविकल्पी प्रश्न यानी दोस्तों बहुविकल्पी प्रश्न यानी दोस्तों हम पहले में बहुविकल्पी प्रश्न करेंगे। तो दोस्तों देखिए पहला प्रश्न है कि पहले में कह रहा है कि निम्नलिखित 10 प्रश्नों में प्रत्येक के 4 विकल्प हैं, दिए गए में सही विकल्प चुनकर अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखिए। निम्नलिखित में से प्रश्न नंबर फर्स्ट है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा देश गुट निरपेक्ष देशों के संस्थापक देश में नहीं था। ये दोस्तों जब गुट निरपेक्ष देशों की स्थापना हो रही थी तो उसमें ऐसा कौन सा देश था जो उनकी स्थापना में नहीं था। भारत, फ्रांस, इंडोनेशिया या यूगोस्लाविया। तो दोस्तों क्या हो जाएगा, नहीं दूसरे का हो जाएगा हमारा फ्रांस, हमारा इसका सही उत्तर हो जाएगा। आसियान की स्थापना कब की गई थी, 1955, 1956, 1967 या 1970। तो दोस्तों ध्यान रखना आसियान की जो स्थापना की गई थी वो थी हमारी 8 अगस्त 1967 को की गई थी। तो हमारा सी ऑप्शन सही हो जाएगा, 8 अगस्त 1967 को की गई थी। अब देखिए दोस्तों क्या कह रहा है कि कौन सा देश दक्षिण एशिया का अंग नहीं है। यानी इनमें से जो देश दे रखे उनमें से ऐसा कौन सा देश है जो दक्षिण एशिया का अंग नहीं है। श्रीलंका, भारत, चीन या पाकिस्तान। श्रीलंका, भारत, चीन या पाकिस्तान। तो दोस्तों जो चीन यानी दक्षिण एशिया का अंग नहीं है। अब दोस्तों देखिए अगला क्वेश्चन है कि कौन सा देश संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य देश नहीं है। यानी कौन सा ऐसा देश है जो संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य देश नहीं है। तो दोस्तों ब्रिटेन हो, फ्रांस हो, जर्मनी हो या संयुक्त राज्य अमेरिका हो। तो दोस्तों कौन सा हो जाएगा, नहीं हमारा यानी जर्मनी इसका सही उत्तर हो जाएगा, जर्मनी सही उत्तर हो जाएगा। अब चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन पर। दोस्तों अब 5वां क्वेश्चन है, यूनेस्को का संबंध किससे है। शिक्षा एवं संस्कृति, स्वास्थ्य एवं शिक्षा, व्यापार एवं वाणिज्य, कृषि एवं तकनीकी। जो हमारा यूनेस्को है, यूनेस्को का संबंध किससे है। तो दोस्तों जो हमारा यूनेस्को का संबंध होगा किससे, यानी जो यूनेस्को होता है दोस्तों यानी वो शिक्षा और संस्कृति से संबंधित है, शिक्षा और संस्कृति से संबंधित है। अब देखिए 1956 में भारत में संघीय राज्यों की संख्या कितनी थी दोस्तों। यानी जब भारत में 1956 में भारत में संघीय राज्यों की संख्या कितनी थी। तो दोस्तों जो हमारा छठा का है दोस्तों, जो हमारे 6 क्वेश्चन है यानी 12, 13, 14 या 16। तो दोस्तों ने जो राज्य पूछा तो राज्य कितने थे, 14 थे। और 6 क्या थे, 6 हमारे यहाँ यूटी थे, 6 राज्य 6 यूटी थे। और दोस्तों जो हमारे स्टेट थे वो कितने थे, स्टेट यानी 14 थे। तो 1956 में भारत में संघीय राज्यों की संख्या कितनी थी, यानी 6 यूटी। और दोस्तों 14 क्या थे, स्टेट थे। जो हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। उसने राज्यों की संख्या पूछी, राज्य स्टेट का मतलब यानी राज्य होता है। तो दोस्तों हमारा सी सही हो जाएगा।
अब देखिए प्रथम पंचवर्षीय योजना कब प्रारंभ की गई थी? 1950, 1951, 1952 या 1953। तो दोस्तों आप सभी जानते हैं कि जो प्रथम पंचवर्षीय योजना है, जो प्रथम पंचवर्षीय योजना है वो 1951 से 1956 तक 1951 से 1956 तक चली थी। तो दोस्तों हमारा कौन सा? बी सही हो जाएगा, बी सही हो जाएगा। अब दोस्तों देखिए चिपको आंदोलन किस राज्य से संबंधित है? गुजरात में है, उत्तर प्रदेश में है, मध्य प्रदेश में है, उत्तरांचल में है। तो दोस्तों जो हमारा चौथे का हो जाएगा चिपको आंदोलन का उत्तरांचल। उत्तरांचल को दोस्तों क्या? उत्तराखंड भी इसे ही बोलते हैं। उत्तराखंड भी किसे? यानी उत्तराखंड भी इसे ही बोलते हैं। 9 क्वेश्चन देखिए, गोवा भारतीय संघ का स्वतंत्र राज्य कब बना? यानी गोवा जो था वो भारतीय संघ का स्वतंत्र राज्य कब बना था? 1972, 1973, 1987 या 1980। तो दोस्तों ध्यान रखना जो हमारा हो जाएगा उसे वो क्या हो जाएगा, यानी जो गोवा राज्य बना था वो बना था दोस्तों यानी 30 मई 1987 को, 30 मई 1987 को। तो कहाँ है दोस्तों? हमारा ऑप्शन नंबर सी शुरू हो जाएगा। 10वां क्वेश्चन है कि मंडल आयोग के अध्यक्ष कौन थे? जो हमारा मंडल आयोग बना था यानी उसके अध्यक्ष कौन थे? विंदेश्वरी प्रसाद, कर्पूरी ठाकुर, जयप्रकाश नारायण या विश्वनाथ प्रसाद। तो दोस्तों जो हमारा 10 है, 10 का यानी हमारा पहला हो जाएगा, यानी कौन था? विंदेश्वरी प्रसाद, यानी उसके क्या थे? मंडल आयोग के अध्यक्ष कौन थे? विंदेश्वरी प्रसाद यानी मंडल आयोग के अध्यक्ष थे। अब दोस्तों यहाँ तक तो हमारे बहुविकल्पी क्वेश्चन थे। जो हमारे 10 नंबर के बहुविकल्पी क्वेश्चन आते हैं ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन, तो दोस्तों हमारे ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन थे। अब दोस्तों चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चनों पर। अब देखते हैं कि हमारे अगले क्वेश्चन किस तरह के हैं। तो दोस्तों चलते हैं अगले पेज पर। अब दोस्तों देखिए हम देखेंगे अति लघु उत्तरीय प्रश्न। अति लघु उत्तरीय प्रश्न है दोस्तों जो हमारे लगभग 2 नंबर के हैं। तो कह रहा है कि शीत युद्ध से संबंधित 2 महाशक्तियों के नाम लिखे। दोस्तों जो शीत युद्ध में जो 2 महाशक्तियाँ लड़ रही थी वे कौन कौन सी? उन 2 महाशक्तियों के नाम लिखने हैं हमें दोस्तों, हम यानी उनके नाम लिखने हैं। यानी जो हमारा 1 नंबर के, तो दोस्तों शीत युद्ध से संबंधित 2 महाशक्तियों के नाम, 1 नाम लिखोगे 1 नंबर, दूसरा नाम लिखोगे 2 नंबर आपके पक्के हो जाएंगे। कह रहा है कि यूरोपियन संघ की स्थापना की गई थी, 2 कारण बताइए। जो हमारा यूरोपियन संघ है उसकी स्थापना क्यों गई थी, इसके 2 कारण बताइए। यूरोपियन संघ की स्थापना क्यों गई थी, 2 कारण बताइए, 1-1 नंबर के हमारे सही हो जाएंगे। अब कह रहा है 1962 में भारत चीन विवाद का मुख्य कारण क्या था? जो 1962 में भारत चीन विवाद हुआ था इसका मुख्य कारण क्या था, इसके बारे में हमें लिखना है। तो ये भी हमारे 2 नंबर का हो जाएगा। श्रीलंका में जातीय संघर्ष के किन्हीं 2 कारणों का उल्लेख कीजिए। क्या है? 2 नंबर का हमारा सही हो जाएगा। विश्व स्वास्थ्य संगठन क्या है, इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? यानी दोस्तों जो हमारा WHO है, यानी WHO क्या है और उसका मुख्य उद्देश्य क्या है उसके बारे में बताना था। तो विश्व स्वास्थ्य संगठन क्या है और इसका उद्देश्य क्या है, तो हमारा ये 2 नंबर का ये हो जाएगा। कह रहा है कि स्वतंत्रता के पश्चात भारत की 2 प्रमुख चुनौतियाँ क्या थी? जैसे भारत आज़ाद हुआ उसके बाद में भारत की 2 चुनौतियाँ क्या थी, वे 2 चुनौतियाँ हमें लिखनी है। अब दोस्तों देखिए 17वां क्वेश्चन, महात्मा गांधी की हत्या कब और किसने की? तो दोस्तों जो 30 जनवरी 1948 को महात्मा गांधी की नाथूराम गोडसे ने गोली मारकर हत्या कर दी थी। तो दोस्तों महात्मा गांधी की हत्या कब की गई थी, कब और कहाँ की गई थी? तो दोस्तों ध्यान रखना और किसने की थी, तो नाथूराम गोडसे ने की थी और 1948 में 30 जनवरी 1948 को 30 जनवरी 1948 को। बॉम्बे प्लान क्या था, इसका उद्देश्य क्या था? यानी जो बॉम्बे प्लान आया था उसको वो क्या था और इसका उद्देश्य क्या था, लिखेंगे। 1-1 नंबर के 2 क्वेश्चन हो जाएंगे, यानी 1-1 नंबर का हो जाएगा। कह रहा है कि किन्हीं 2 रियासतों के नाम बताइए जिन्हें भारत में विलय का पुरजोर विरोध क्या था। तो दोस्तों कई ऐसी दोस्तों विरासत है यानी रियासत है जिन्होंने यानी भारत में दोस्तों, एक तो वही है जो हमारा दोस्तों 2 रियासत है। एक तो हमारी है हैदराबाद है दोस्तों, जहाँ वे थे, यानी दोस्तों हैदराबाद है जिसके अंदर हमारे नवाब थे, और दोस्तों दूसरी है राजस्थान के अंदर, राजस्थान की तरफ है दोस्तों, फिर जम्मू कश्मीर की तरफ है। एक जम्मू कश्मीर में थी जो यानी पाकिस्तान से मिलने जा रही थी। तो दोस्तों ऐसे किन्हीं 2 रियासतों के नाम लिखिए जो भारत में विलय का पुरजोर विरोध क्या था। दोस्तों अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। 20वां क्वेश्चन देखिए दोस्तों, ताड़ी विरोध आंदोलन क्या था, यह क्यों चलाया गया था? जो ताड़ी विरोध आंदोलन था दोस्तों वह क्या था और वह क्यों चलाया गया था उसके बारे में हम लिख सकते हैं। अब देखेंगे लघु उत्तरीय फर्स्ट पर्सन, देखते हैं कौन कौन से फर्स्ट यानी पर्सन है। कह रहा है कि शीत युद्ध के पश्चात ऐसे 2 मुख्य वैश्विक बदलावों का विश्लेषण कीजिए जिन्हें एक संयुक्त राष्ट्र के कार्य में सुधार लाने की आवश्यकता को जन्म दिया था। तो दोस्तों यानी ढाई यानी 5 नंबर का हमारा हो जाएगा। तो क्या कह रहा है 21वां क्वेश्चन था कि शीत युद्ध के पश्चात, यानी जैसे शीत युद्ध हुआ उसके पश्चात में उसके बाद में ऐसे 2 मुख्य वैश्विक बदलावों का विश्लेषण कीजिए जिन्हें संयुक्त राष्ट्र के कार्य में सुधार लाने की आवश्यकता में जन्म लिया था। दोस्तों 22वां क्वेश्चन देखिए,
किन्हीं दो उदाहरणों के माध्यम से पर्यावरण के मसलों पर भारत के पक्ष को स्पष्ट कीजिए। यानी किन्हीं दो उदाहरणों के माध्यम से पर्यावरण के मसले को भारत के पक्ष को स्पष्ट कीजिए। दोस्तों 2.5 नंबर का ये है हमारा। या दोस्तों 23वां क्वेश्चन कह सकते हैं, साझी संप्रदा संसाधनों का क्या अर्थ है, उदाहरण सहित स्पष्ट कीजिए। दोस्तों 24वां क्वेश्चन, कौन सी परिस्थितियां 1975 में आपातकाल को घोषित करने के लिए उत्तरदायी थी, किन्हीं दो की व्याख्या कीजिए। दोस्तों जो हमारा यहाँ 1975 में जो इंदिरा गांधी ने आपातकाल लगवाया था, हमारी जो देश की प्रधानमंत्री थी, वो कह रहा है कि कौन सी परिस्थितियां 1975 में आपातकाल घोषित करने के लिए उत्तरदायी है, किन्हीं दो की व्याख्या कीजिए। अब दोस्तों 25वां क्वेश्चन देखिए, दक्षिण एशिया में सार्क की क्या भूमिका है, संक्षेप में लिखिए। दोस्तों जो दक्षिण एशिया में सार्क की क्या भूमिका है, इसके बारे में लिखिए। दोस्तों ये सार्क बच्ची नहीं, ये सार्क क्या है दोस्तों, ये हमारा एक संगठन है। दोस्तों एक संगठन है। तो दक्षिण एशिया में सार्क की मुख्य भूमिका क्या, संक्षेप में लिखिए। यानी जो दक्षिण भारत है उसमें सार्क की मुख्य भूमिका क्या है, उसके संक्षेप में लिखिए। 2.5 यानी 5 नंबर का हमारा हो जाएगा। अब दोस्तों चलते हैं अगले क्वेश्चन पर, देखते हैं कि अगले क्वेश्चन में क्या है। अब देखते हैं क्षेत्रीयता क्या है। क्षेत्रीयता क्या है, इस पर नियंत्रण क्यों आवश्यक है। यानी क्षेत्रीयता क्या है, इस पर नियंत्रण क्यों आवश्यक है। दोस्तों 2 और 3 5 नंबर का हमारा हो जाएगा। दोस्तों देखिए, सोवियत संघ का विघटन क्यों हुआ, भारत पर इसका क्या प्रभाव पड़ा, संक्षेप में स्पष्ट कीजिए। दोस्तों जो सोवियत संघ है इसका विघटन क्यों हुआ और भारत पर इसका क्या प्रभाव पड़ा, इसका संक्षेप में वर्णन कीजिए। 3 यानी 6 नंबर का दोस्तों हमारा ये हो जाएगा। यानी ये हमारे लघु उत्तरीय सेकंड पर्सन चल गए हैं। अब देखिए 28वां क्वेश्चन कह रहा है कि संयुक्त राष्ट्र की स्थापना कब की गई, इसके मुख्य उद्देश्य क्या है, यह विश्व शांति की स्थापना में कहाँ तक सफल हुआ। यानी संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब और इसके मुख्य उद्देश्य क्या है, यह विश्व शांति की स्थापना में कहाँ तक सफल रहा। दोस्तों यानी यह क्वेश्चन है, या हमारा 29वां क्वेश्चन कर सकते हैं, हरित क्रांति क्या है, हरित क्रांति के सकारात्मक तथा नकारात्मक परिणामों का उल्लेख कीजिए। दोस्तों इसमें हमें बताना है कि हरित क्रांति क्या थी और हरित क्रांति से हमारे क्या क्या हमें फ़ायदे हुए हैं और क्या क्या इसके नकारात्मक यानी इसके गलत नुकसान यानी हम पे इसके यानी इससे हानि हुई है। दोस्तों 30वां क्वेश्चन देखिए, भारत में गठबंधन सरकार की प्रमुख विशेषताओं की विवेचना कीजिए। जो भारत में है दोस्तों गठबंधन सरकार की प्रमुख विशेषताओं की विवेचना कीजिए। तो दोस्तों भारत में गठबंधन सरकार की प्रमुख विशेषताओं की विवेचना कीजिए। दोस्तों अब देखिए लघु उत्तरीय प्रश्न है, लघु उत्तरीय प्रश्न है दोस्तों। लघु उत्तरीय प्रश्न जो है हमारा उसे देखेंगे दोस्तों। यूरोपियन संघ की शक्तिशाली संगठन बनाने वाले किन्हीं 4 कारकों की व्याख्या कीजिए। जो यूरोपियन संगठन है, यूरोपीय संघ को शक्तिशाली संगठन बनाने के किन्हीं 4 कारकों की व्याख्या कीजिए। 2, 2, 4, 2, 6 दोस्तों हमारा ये 8 नंबर का हो जाएगा। दोस्तों अगर हमें ये नहीं करना तो हम इसका अथवा में भी कर सकते हैं। जो दे रखा, विश्व में चीन उभरते प्रभाव का आकलन वर्तमान परिप्रेक्ष्य में कीजिए। दोस्तों जो वर्तमान में जो चीन उभर रहा है इसका विश्व में चीन के उभरते प्रभाव का आकलन वर्तमान परिप्रेक्ष्य में कीजिए। तो चीन उभर रहा है यानी चीन इतना मालदार है, इतने ऊपर जा रहा है, उसको हमें अपने शब्दों में लिखना है। अब दोस्तों चलते हैं अगले क्वेश्चन पर, अगले पेज पर। कह रहा है कि स्वतंत्रता के पश्चात भारत की विदेशी नीति को प्रभावित करने वाले 4 कारकों का वर्णन कीजिए। जैसे हमारा देश स्वतंत्र हुआ उसके बाद में भारत की विदेशी नीति को प्रभावित करने वाले कोई 4 कारणों का उल्लेख कीजिए। 4 कारण कौन कौन से थे उनका उल्लेख कीजिए। या दोस्तों हम अथवा करके भारत पाकिस्तान विवाद के कारण क्या भारत इस प्रकार सुलझाने का प्रयास कर रहा है, विवेचना कीजिए। दोस्तों भारत पाकिस्तान विवाद के कारण भारत इसे किस प्रकार सुलझाने का प्रयास कर रहा है, विवेचना कीजिए। यानी दोस्तों जैसे भारत और पाकिस्तान का युद्ध हुआ यानी भारत इसे सुलझाने के लिए किस प्रकार के प्रयास कर रहा है, उन प्रयास को दोस्तों हमें इसके अंदर लिखना है। उन प्रयास को क्या हमें इसके अंदर लिखना है। तो दोस्तों हमारा यानी यहाँ तक ही हो जाएगा। तो दोस्तों यानी हमारी ये थी जो हमारी क्लास 12 को लेकर जो हमारी नागरिक शास्त्र यानी जिसे हम दोस्तों अर्थशास्त्र बोलते हैं उसकी क्लास। तो दोस्तों आई होप कि आपको क्लास अच्छी लगी होगी। और दोस्तों अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो तो आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके रखें, चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, बेल आइकन को भी दबा के रखें। और दोस्तों अगर आप कक्षा 10 और 12 के पेपर का सोल्यूशन देखना चाहते हैं तो दोस्तों आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके रखें। और दोस्तों मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, आप बाकी सोल्यूशन भी देख सकते हैं। एग्जाम सोल्यूशन के नाम से एक प्ले लिस्ट है दोस्तों, उसमें जाकर आप ये सभी वीडियो देख सकते हैं। तो दोस्तों मिलते हैं और किसी वीडियो में, तब तक वीडियो देखने के लिए आप सभी दोस्तों का दिल से धन्यवाद।